हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। जब से टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आया है तब से मेरी बहुत सारे यूट्यूब फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर रही है जिसमें वो लिख रही हैं कि उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा हो गई है। और कोई कोई तो ये भी लिख रही हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने बेकार में ही टीचिंग लाइन चूज़ कर लिया है, क्योंकि टीचिंग में वैकेंसीज़ रेगुलर नहीं आती हैं और ऊपर से गवर्नमेंट भी टीचिंग एस्पिरेंट्स की जो एज है वो कम कर रही है और इसके अलावा एज भी बहुत सारे कैंडिडेट्स की पार हो रही है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सबको निराशा हो गई है कि अब उनको क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं और फिर जब हम उसका रिज़ल्ट चेक करने जाते हैं और जब रिज़ल्ट में आता है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, तब कैसा फील होता है। क्योंकि मैं भी ऐसे सिचुएशन से बहुत बार अपनी लाइफ में गुजरी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको अभी क्या फ़ील हो रहा होगा। और बहुत बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं खुद पे और निराश भी हो जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि जॉब जैसी चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है। और कभी कभी तो हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जैसे जैसे हमारे ऊपर फेलियर का टैग लगता है वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है। पर ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, फेलियर डज नॉट डिफाइन यू। यस, यू हर्ड राइट, फेलियर डज नॉट डिफाइन यू. Yeah, of course, it may tell you where are you lagging behind. It may tell you what are the things that need to be done differently. But it does not define you. It does not define your actions, your dreams, your power, your ideas and your concepts. So, this is not the end. मैं आपको यही कहूँगी कि ये एंड नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो वो आपकी कहानी का एंड नहीं हो सकता है। आपको अभी क्या करना है, आपको अभी खुद को डिप्रेशन में नहीं डालना है, अपने ऊपर गुस्सा भी नहीं करना है, अपने ऊपर आपको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। हाँ, ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अभी ताना मार रहे होंगे या आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे होंगे। पर एज़ यूजुअल जैसा मैं आपको कहती हूँ कि लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। आपको नहीं पता है, जब हम बाहर होते हैं ना तो हर समय हर कोई हमें जज कर रहा होता है। ये हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम ससुराल में क्यों नहीं रहते हैं, अगर हम ससुराल में रहते हैं तो हम वहाँ क्यों रहते हैं, हम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों छोड़ दिए हैं, हम पढ़ाई शादी के बाद क्यों कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं, हमारे बच्चे क्यों हैं। बहुत सारी चीज़ें वो केवल आपको हर पॉइंट पर जज करेंगे और हम सबका मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप हर बार ऐसे लोगों से जाकर लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के जजमेंट को आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका ओपिनियन है, आपकी रियलिटी नहीं है। और दूसरों के ओपिनियन को आपको खुद की रियलिटी बनने भी नहीं देनी है। आपको अपनी रियलिटी को पहचानना है। लोग क्या कहेंगे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लोग तो आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप क्या हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। मैं इस बात से डिनाई नहीं करती कि लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता है, और कभी कभी तो लोगों का ओपिनियन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। कभी कभी हमें रिजल्ट से ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे। पर आपको इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे स्ट्रेस लेने से आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपना मूड स्पॉइल कर रहे हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने जिस टीचर से कोचिंग भी ली है ना, आज वो टीचर्स भी आपके बारे में बात नहीं करेंगे। सभी टीचर्स क्या करेंगे, दे विल शेयर सम स्क्रीनशॉट्स ऑन यूट्यूब एंड दे विल से कि देखो इस बच्चे ने मेरे से पढ़ाई की थी, इसका केवीएस एग्ज़ाम निकल गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो उनके पास पढ़ते होंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया होगा, तो वो उनकी बात कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लोगों के ओपिनियन पर मत जाइए, क्योंकि जिनको आपके बारे में बात करनी है वो करेंगे, जिनको नहीं करनी है वो नहीं करेंगे। आप केवल अपना साथ दीजिए, आप अपने बारे में क्रिएट कीजिए कि आप क्या क्या अपनी लाइफ में करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर आप एक टीचिंग एस्पिरेंट है तो प्लीज़ एक बार अपने करियर को रिव्यू कीजिए, पीछे जाइए और देखिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है। और अगर आप कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर उसके लिए कहाँ कहाँ अच्छे से परफॉर्म करना ज़रूरी है। और अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट है तो आपको ज़रूर ये एक रिव्यू अपनी लाइफ में करना ही चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने भी अपने करियर को एक बार रिव्यू किया था कि मैं सोच रही थी कि जब मैंने बीएड कंप्लीट कर ही लिया है तो फिर मैं अभी तक कहीं पर पढ़ा क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा तो बचपन से एम था कि मुझे टीचर बनना है, फिर भी मैं अभी तक कहीं नहीं पढ़ा रही हूँ।
तब फिर रिज़ल्ट निकल के आया। जब मैंने बहुत ध्यान से सोचा तब मुझे समझ में आया कि मैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में जॉब नहीं कर रही हूँ, इसके पीछे मेरा एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं जब भी प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देने जाती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं रहता है। मैं कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू नहीं दे पाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टीचिंग एस्पिरेंट्स होंगे जो कि केवल सिर्फ इंग्लिश की वजह से कहीं भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में जॉब नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी होगी लेकिन उनका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा नहीं होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होगी लेकिन इंग्लिश पर उनका कमांड अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ में भी वीक हैं तब फिर आपका टीचिंग करियर कहीं ना कहीं खतरे में है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों पर आपको कमांड करना होगा। चलिए, मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर आप जल्दी से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पर कमांड कर लेंगे तो बहुत जल्द 6 महीने के अंदर ही आप किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अभी आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सैड होने में, या फिर अगर आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं तो आप इन सब चीज़ों को पीछे छोड़िए, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करिए और अभी एक ओथ लीजिए कि जो आपके अंदर कमी है, जो आपको स्किल्स चाहिए एक अच्छा टीचर बनने के लिए, आपको उन सभी स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। और जब हम अपने स्किल्स पर काम करते हैं ना तो हम अपने आप किसी भी जॉब के लिए धीरे धीरे एलिजिबल होते जाते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश स्पोकन पर अपना काम कर लीजिए, थोड़ा सा कंप्यूटर सीख लीजिए, DCA का कोर्स कर लीजिए। अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है तो कुछ ऐसा 6 महीना का कोर्स कर लीजिए कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स योगा आ जाए। तो अगर आप धीरे धीरे ऐसे कुछ स्किल्स को ऐड करते जाएंगे और उसके बाद जब आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू जाकर देंगे तो फिर उनके पास आपको रिफ्यूज़ करने का कोई भी मौका नहीं होगा, वो आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेंगे। और हाँ, मैं ये जानती हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी स्टार्टिंग में थोड़ी कम होती है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी होगी ना। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए, और जब तक आप किसी चीज़ के लिए शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं ये जानती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एक बार चले गए स्कूल में तो वहाँ पर आप स्थिर नहीं रहेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली, पर आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, पर होगी ज़रूर। और एक बार आप किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत अच्छे से हार्डवर्क करके उस स्कूल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो मैं ये भी जानती हूँ कि आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत सारे, मैं खुद भी ऐसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को जानती हूँ जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स से अच्छा कमाते हैं। तो ये भी एक प्राइवेट सेक्टर का फ़ायदा है। बट हाँ, प्राइवेट सेक्टर आपसे डिमांड करती है, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको हार्ड वर्किंग होना होगा, आपका अपने सब्जेक्ट के नॉलेज पर कमांड होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर कोई एक एक्स्ट्रा स्किल भी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपका स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको बिल्कुल अब मन नहीं कर रहा है ऐसा कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर से दोबारा अटेम्प्ट करें, या फिर आपकी एज पार हो गई है, तो आप अभी 6 मंथ खुद पर काम कीजिए, अपने मेंटल पीस पर काम कीजिए। तो जब आप खुद पर काम करने लग जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली प्राइवेट स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और हाँ, जब आप इतने ज़्यादा खुद को एलिजिबल बना लेंगे तो फिर आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी होगी। मैं खुद, मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनको स्टार्टिंग सैलरी 25+ मिल रही है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी सैलरी होती है अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अपने स्किल्स पर काम कीजिए, रोने धोने के बजाय आप अभी उठिए, तैयार हो जाइए, और उसके बाद आज से ही प्रण लीजिए कि आज से ही आप अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो कि टीचर को हायर करते हैं, पर हमारे सब्जेक्ट पर अच्छी नॉलेज नहीं होने की वजह से, सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड नहीं होने की वजह से हम उसका फॉर्म फिल नहीं करते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि बहुत सारे टीचर्स को हायर करते हैं, तो फिर हम ऐसे ऑप्शंस को भी फिल नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी थोड़ी कमी है, तो अभी ज़रूरत है उस कमी को पूरा करने की। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सैड मत होइए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास, अभी बहुत सारी स्टेट में वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि बिहार की जो 7th फेज़ की वैकेंसीज़ हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो जून में ही आउट हो जाएगा।
तो अगर आपने केवीएस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको बिहार की वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर हेल्प करेगी। तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पर आपको पता है कि वैकेंसीज आने वाली हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है तो मैक्सिमम स्टेट्स में वैकेंसीज आएंगी ही, तो थोड़ा सा आप पेशेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंट रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और उन वैकेंसीज़ के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका केवीएस में नहीं हो तो आपका कहीं नहीं होगा, क्योंकि केवीएस में क्या चल रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। केवीएस को तो अभी सबसे पहले रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि उनका जो मार्क्स था स्टार्टिंग में वो कट ऑफ से पार है, लेकिन उनका जो है इंटरव्यू लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि केवीएस में चल क्या रहा है एग्जैक्टली अभी, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपका केवीएस में नहीं हुआ तो एकदम होपलेस मत हो जाइए। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर आपका होगा, जहाँ पर बहुत अच्छे से फेयरली एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, तो आप उसके लिए होपफुल रह सकते हैं। तो देखिए, फेल होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि फेल होने के बाद आप दोबारा खुद को कैसे खड़ा करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि फेलियर आते ही इसलिए हैं ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। तो अभी आपने जो भी गलतियाँ केवीएस के लिए की थी, अभी हमें उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है, और नेक्स्ट हम जो भी एग्ज़ाम देंगे उन सभी गलतियों को कवर करते हुए देंगे, उन सभी गलतियों पे काम करते हुए देंगे, उनको हम सुधारेंगे। अगर हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो हम और मॉक टेस्ट लगाएंगे, अगर हमने सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था तो हम वो भी करेंगे, और ऐसे धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य तो आपको बनाकर रखना होगा। और वैसे भी अगर आप टीचर हैं तो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही होनी चाहिए कि आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए, आपको पेशेंट होना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मेरी तरफ से मैं आपको कहूँगी कि आपको सैड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।